हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और पहले हम लोग देखे थे बेसिक स्ट्रेंथ। तो अभी तक जीओसी में हो गया है कवर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। अब ये तीसरा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि जेई के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहले तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है ना कि जैसे रिएक्शन हो रहा है कोई, ठीक है। तो रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी स्टेज फॉर्म होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2। अब इसका हम लोग अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, वाटर से अगर हम ले लेते हैं और CCl4 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, तो क्या होगा कि ये तो बॉन्ड पता ही है, बॉन्ड जो होता है वो तो प्लस माइनस में बॉन्ड टूटता है। तो एक पे आ जाएगा प्लस और एक पे आ जाएगा माइनस, ठीक। तो पहले तो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या हो रहा है ना कि प्लस और माइनस में टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो है प्लस और माइनस बन रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। ये H प्लस में टूटेगा और OH माइनस, ठीक। तो आयन एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब माइनस वाला प्लस पे चला जाएगा और प्लस वाला माइनस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो जो ये चीज़ यहाँ पे जो स्टेज फॉर्म हो रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्योंकि एक ही बार क्या होता है, ऐसा तो नहीं हुआ कि रिएक्टेंट है तो एक ही बार रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाएगा। बीच में कुछ ना कुछ तो उसके साथ हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या फिर कुछ एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वो सब जो होगा ना, उसी को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट पता चल गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी स्टेज फॉर्म होगा, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर जो फॉर्म होगा उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट वही जो बोले थे हम लोग, सॉरी यहाँ पे वही बताया हुआ है ना, रिएक्टेंट है, फिर बॉन्ड क्लीवेज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उस टाइम पे जो भी स्टेज फॉर्म होगा, यानी क्षेत्र का कार्बो इंटरमीडिएट होता है ना, उसमें जो भी आएगा तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, या तो इन दोनों का जो इंथैल्पी चेंज है, सॉरी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी इंथैल्पी चेंज है, या तो वो पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा तो एक्सोथर्मिक कहेंगे, और पॉजिटिव आ जाएगा तो हम लोग उसको एंडोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम सपोज ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। कैसे एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, जो एनर्जी रिएक्टेंट का है ना वो ज़्यादा हो किससे, एनर्जी प्रोडक्ट से। तभी हम लोग अगर डेल H लिखते हैं तो एनर्जी प्रोडक्ट माइनस एनर्जी रिएक्टेंट लिखते हैं। तो अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो चीज़ पॉजिटिव में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो एक्सोथर्मिक चला जाएगा, और प्लस में आएगा तो एंडोथर्मिक चला जाएगा। समझ में आया। तो यही जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट वो ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। एनर्जी जो रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट से होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में जो ये ऊपर पीक है ना, ये पीक है, ये ग्राफ का पीक है, ये ग्राफ का पीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन सॉरी इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। और जो पीक के और एनर्जी रिएक्टेंट के बीच का जो भी गैप है ना, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच का गैप है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, ये जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सेम यहाँ पे एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा किससे, रिएक्टेंट से, और ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ठीक है, पीक क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो टाइप्स कितने तरह का होता है। पहला तो आता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, सी प्लस, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरा आता है कार्बोइनाइन, सी माइनस। तीसरा आता है फ्री रेडिकल, सी पे डॉट, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन। ठीक है, तो ये 6 टाइप का होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इसमें मेनली इंपॉर्टेंट ये 3 है, ये जो ऊपर का 3 है ना, टॉप 3 का, ये टॉप जो तीनों आएगा ना, ये टॉप में, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आता है एग्जाम में मेनली। ठीक, तो 6 देखेंगे सब, लेकिन ऊपर का 3 इंपॉर्टेंट है। अब आता है कार्बोकेटाइन, पहला शुरू करते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट समझ में आया ना कि इंटरमीडिएट होता क्या है। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा ना, तो जो बीच में बॉन्ड टूटेगा ना, उसके बाद जो स्टेज फॉर्म होगा ना, जो स्टेज फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। अब है कार्बोकेटाइन, इफ कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज देन इट इज नोन एज कार्बोकेटाइन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कार्बोकेटाइन। जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल ये है, ये है, ये है। ठीक है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अब कार्बोकेटाइन पे कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। एक पॉजिटिव आ गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। और अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड पे कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कर ही रखेगा। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े थे सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, इसमें सिग्मा हम लोग पढ़े थे, जैसे सिग्मा और लोन पेयर का काउंट करने का हम लोग पढ़े थे। ये बॉन्ड हो गया, सॉरी ऐसे लिखेंगे, ये बॉन्ड हो गया। ठीक, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। तो हम लोग अगर सिंगल बॉन्ड लेते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 1 काउंट होगा, पाई 0 काउंट होगा। डबल बॉन्ड सिग्मा 1 काउंट होगा, पाई 1 काउंट होगा। ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा 1 काउंट होगा और पाई 2 काउंट होगा। तो सिग्मा या तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सब में 1 होगा, और पाई क्या होगा, सिंगल में 0, डबल में 1 और ट्रिपल में 2। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोन पेयर इसके पास है ही नहीं, तो लोन पेयर हो गया 0। तो 3 से क्या आ जाएगा, sp2 हो जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो 3 से क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब शेप पढ़ेंगे हम लोग, तो शेप क्या होगा, अगर sp2 रहा, 0 लोन पेयर के साथ शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पे 120 का एंगल बनाएगा। थीटा क्या होगा, 120 डिग्री, तीनों के साथ 120 का एंगल बनाएगा। तो पहले तो बॉन्ड एंगल भी आ गया 120, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अपना इवन रहेगा तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लेना कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गया कार्बोकेटाइन का कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और पैरा है या डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब आते हैं कार्बोकेटाइन एक्ट एज लुईस एसिड। ये भी प्रॉपर्टीज है कि लुईस एसिड की तरह ये एक्ट करता है, मतलब बिहेव करता है, जो कि एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब कार्बोकेटाइन 2 तरह का ये होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास चाहत रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो ये करेगा, वो एफिनिटी रहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन का। और न्यूक्लियस का क्या रहेगा, लगाव रहेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल के पास क्या रहेगा कि न्यूक्लियस का लगाव, और इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का लगाव, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। ठीक है, इसके पास। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लगाव, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस का लगाव। ठीक है, अब आते हैं कार्बोकेटाइन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये पॉइंट याद रखना है कि कार्बोकेटाइन किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है,
कैसे? इलेक्ट्रोफाइल पे क्या आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक। और कार्बोकेटाइन के पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब बात करते हैं हम लोग एस्ट्रियोकेमिस्ट्री, किसका, कार्बोकेटाइन का। तो इसका एस्ट्रियोकेमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो ऐसे है, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ना, हाँ न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। न्यूक्लियस पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पे दो केस बनेगा, दो केस बन रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, दो केस रह रहा है ना। पहला केस रहेगा कि इफ आयंस, मतलब चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं, इफ चार्ज इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब होगा क्या, होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। और जब लिविंग ग्रुप छोड़ेगा इसको, अगर लिविंग ग्रुप यहाँ से हट रहा है तो इस पे भी क्या जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस चार्ज और लिविंग ग्रुप पे भी माइनस चार्ज। तो होगा क्या उस केस में कि न्यूक्लियोफाइल तो, सॉरी, लिविंग ग्रुप तो हट जाएगा, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना होगा तो अगर इन दोनों के बीच का, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ऐसे रहेगा। सपोज ये फाइल को उधर ले लेते हैं और इसको, लिविंग ग्रुप सपोज यहाँ पे रहेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ पे है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ रहेगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल रिटेंशन शो करेगा। क्या करेगा, रिटेंशन, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, होगा क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो एक तो रिटेंशन भी शो कर देगा और इन्वर्जन भी शो कर देगा। तो मतलब होगा क्या कि अगर एक ही में, मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर 50% रिटेंशन हो रहा है, मतलब आगे से भी अटैक कर देगा, रिटेंशन मतलब क्या, आगे से अटैक करेगा, और इन्वर्जन मतलब क्या, अपोजिट साइड से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो उसको इन्वर्जन बोलते हैं। रिटेंशन जो सामने से अटैक करे, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अगर 50% रिटेंशन शो करेगा, 50% इन्वर्जन शो करेगा, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कंप्लीट रेसमाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट रेसमाइजेशन बोलेंगे जब 50% इन्वर्जन शो करेगा, 50% रिटेंशन शो करेगा। कब शो करेगा, जब लिविंग इंटीमेट आयन पेयर, ऐसे बोल सकते हैं इंटीमेट आयन पेयर, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर वो मैक्सिमम होगा तो इन्वर्जन भी 50% होगा, रिटेंशन भी 50% होगा, उस केस में कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा, ठीक है। बट अगर इसका डिस्टेंस मिनिमम रहा, कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप का डिस्टेंस मिनिमम रहा, मतलब इंटीमेट आयन पेयर का डिस्टेंस जो रहा मिनिमम रहा, तो उस केस में क्या होगा ना, इन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पास है, अगर ये पास आ जा रहा है, अगर लिविंग ग्रुप पास है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से जा रहा है तो ये निगेटिव निगेटिव क्या होगा, रिपल्सन शो करेगा, सेम चार्ज क्या होगा, रिपल्स करेगा। बट अगर अपोजिट से जा रहा है तो इजिली वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर रिटेंशन शो करेगा, सामने से जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, मतलब अटैक करने से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रेट जो होगा ना वो इन्वर्जन का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, रिटेंशन से। तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल रेसमाइजेशन, पार्शियल रेसमाइजेशन, ठीक है। इसको कंप्लीट नहीं बोलेंगे, इसको पार्शियल बोलेंगे जब इन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा, किससे, रिटेंशन से। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे पार्शियल रेसमाइजेशन। तो ये बोला रेट जो होगा वो इन्वर्जन का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, रिटेंशन से। कब होगा, जब इंटीमेट आयन पेयर जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब
केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस होगा, कार्बोकेटायन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, तो इन्वर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? अभी तो बताया था ना, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर निगेटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप पे भी निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसलिए वो इन्वर्जन ज़्यादा अच्छा करेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रेशमाइजेशन। अगर इन्वर्जन ज़्यादा हो जाए रिटेंशन से तो पार्शियल रेशमाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए हैं कि ये तो पता चल गया कि इंटरमीडिएट होता क्या है। जब रिएक्शन होगा उस केस में जब बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, तो जो स्टेज फॉर्म होगा हम लोग उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रोजन, बेंजाइन। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में हम लोग देखे थे अगर कार्बन पॉजिटिव से जाता है तो उसको हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बन कंटेन 3 बॉन्ड, ठीक, इलेक्ट्रॉन 6 होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। शिप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 डिग्री। और पैराऑटेड है तो डायोमैग्नेटिक होता है। और कार्बोकेटाइन एक्ट एज लुईस एसिड। ठीक है, और कार्बोकेटाइन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका स्टोइचियोमेट्री हम लोग देखे थे कि अगर इंटीमेट आयन पेयर मतलब कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम होगा, तो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको बोले थे कंप्लीट रेशमाइजेशन। और दूसरा केस था कि अगर यही इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब इंटीमेट आयन पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा, तो उस केस में इन्वर्जन ज़्यादा हो जाता था। क्यों? क्योंकि रिपल्सन शो करेगा ना न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, इसलिए तो इन्वर्जन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसमें पार्शियल रेशमाइजेशन हो जाता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कैसे उसको देखेंगे। तो अगर इसमें पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा सही रहेगा इसके पे। ठीक है, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के। ये पहला पॉइंट है जिसको याद रखें, क्वेश्चंस में अभी यूज़ होगा, दिखाते हैं कैसे यूज़ होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़े थे अल्फा एच निकालना, अल्फा एच निकालना पढ़े थे कि अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल से जुड़ा जो भी कार्बन होगा और उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो वो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगा। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगा और स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब दूसरा, वही दूसरा पॉइंट बोले हुए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली किसको होता है? नंबर ऑफ अल्फा एच के। जितना नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। एक बार देख लेते हैं कैसे निकालना है अल्फा एच। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो इसका अल्फा एच कितना हो जाएगा? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़ा कितना हाइड्रोजन है? 3, 6 और 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सपोज वैसे ही हम लोग देखे थे ऐसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे अगर हम लोग ऐसे देख लेंगे तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन? इससे 3, इससे 3 6 और इससे 2, इस वाले से 2, ये कार्बन से 2, तो कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे निकालना है अल्फा हाइड्रोजन, पता चला? तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है, थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से अनस्टेबल होगा। जैसे क्या होता है कार्बन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और हम लोग पढ़े थे ईएन, ईएन मतलब होता है कोई भी ग्रुप का अगर ईएन देखना हो तो उस पर जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उसका ईएन ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ईएन का ऑर्डर देखे थे sp, sp2, sp3, तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हो जाएगा sp3, sp2, sp, ये ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन का ऑर्डर sp3, sp2, sp। ठीक है,
उसको यहाँ पे लिख देते हैं। sp3 sp2 sp। अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कैसे देखेंगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा किससे? नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटाइन से। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना अभी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ये पॉइंट को भी याद रखना है, मतलब ऐसा करना है कि ये 4 पॉइंट हो, ये 5वां पॉइंट मान लो इसको। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। पहले तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाए तो पहले तो बैक बॉन्डिंग आएगा, बैक बॉन्डिंग का सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? अच्छा अभी इसको नहीं बताते, इसको बाद में बताएंगे, तो कन्फ्यूज़न होगा। अभी रहने देते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसको याद रखना है ना कि ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और हम लोग इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाएगा तो कॉन्जुगेटेड, भाई अभी हम लोग पढ़े थे कि कॉन्जुगेटेड क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? नॉन कॉन्जुगेटेड से। तो बी ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल ए से, बट ऐसा गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा गलत हो जाता है, इसका उल्टा होता है। मतलब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का ज़्यादा होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में मोर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस रहता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, एनर्जी उसके कारण क्या होता है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा आने के कारण टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। होना क्या चाहिए था? बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्जुगेशन है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन के पास क्या है? कॉन्जुगेशन है, बट उल्टा होता है। कारण है यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज इन टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मोर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़े थे रेजोनेंस में। इफ कार्बोकेटाइन हैविंग बॉन्ड देन दैट विल बी मोर स्टेबल, मतलब बैक बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे बैक बॉन्ड होगा, देन दैट विल बी मोर स्टेबल। मतलब ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी को डिफाइन करना हो तो बैक बॉन्डिंग का नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कैसे होता है कि अगर सी कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, इसके बगल में लोन पेयर वाला ग्रुप कोई भी रहे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस टाइप का ग्रुप। ऐसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे, इस टाइप का ग्रुप जो भी अगर जिसके पास लोन पेयर रहेगा वो बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक, वही लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट, बैक बॉन्डिंग ड्रास्टिकली इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इंक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को। और देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होगा वो एरोमेटिक का ज़्यादा होगा, फिर नॉन एरोमेटिक होगा, फिर एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये सब पॉइंट याद रखना है, इसको रिवाइज करते रहना, खुद पे खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट क्या आता है? तो इसी को हम लोग कहते हैं बैंड पी ऑर्बिटल। इसी को हम लोग कहते हैं बैंड पी ऑर्बिटल। ठीक है, बैंड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस जो कि होता है एप्लीकेबल फॉर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो डांसिंग रेजोनेंस कौन सा करेगा? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन शो करेगा डांसिंग रेजोनेंस। तो कोई मतलब सबसे ज़्यादा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा स्टेबल, उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस आता है। ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग स्टेबल होगा, फिर कौन होगा? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस कहाँ लगता है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन पे लगता है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा डांसिंग रेजोनेंस। अब क्या करना है? अब एक नोट का पॉइंट है, इफ डांसिंग रेजोनेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेंजाइल कार्बोकेटाइन देन डांसिंग रेजोनेंस इज मोर स्टेबल। ठीक है, अगर डांसिंग रेजोनेंस यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा किससे? बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, तो वहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस मोर स्टेबल हो जाएगा। और यही अगर बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? डांसिंग रेजोनेंस से, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल से देखते हैं अगर हम लोग,
यहाँ एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है, यहाँ पे एक बेंजाइल कार्बोकेटायन है, दोनों एक एक है, बट हम लोग यहाँ देखे थे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखे थे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ए ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल किससे, बी से। वैसे अगर यहाँ पे दो डांसिंग रेजोनेंस आ गया, ठीक, और यहाँ पे एक ही बेंजाइल कार्बोकेटायन है, तो यहाँ हम लोग देखे थे ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोर, कौन स्टेबल हो जाएगा, डांसिंग रेजोनेंस। तो अगेन ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, बी से। बट यहाँ पे क्या है, दो डांसिंग रेजोनेंस है, और यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटायन कितना है, बेंजाइल कार्बोकेटायन है 3, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, डांसिंग रेजोनेंस से, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटायन 3 है और डांसिंग रेजोनेंस क्या है, 2 है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस बताना है। तो सी प्लस बताना है, तो यहाँ सी एस थ्री प्लस है, यहाँ पे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री प्लस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अल्फा से जाएंगे, सबसे पहले चीज़ अल्फा से देखेंगे, तो यहाँ पे अल्फा जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है, तो फिर अल्फा से जाएंगे, तो अल्फा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर यहाँ अल्फा कितना आएगा, 3 आएगा, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 आएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आएगा 6, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आएगा 9। तो कौन ज़्यादा, अगर हम लोग पढ़े थे कि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगा, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर डी, सबसे पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। सेम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये 3 2 5 2 7, अल्फा हाइड्रोजन आएगा 7, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे सी प्लस का ऑर्डर, तो सबसे पहले तो 7 वाला, तो ए। अब क्या करना है, सी और डी में 4 4 अल्फा का कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग फिर उसके बाद प्लस आई से चले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस आई से चले जाएंगे। तो प्लस आई किसका ज़्यादा होगा, जो ग्रुप के पास होगा, तो अगर प्लस आई बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का डायरेक्टली होता है ना, तो फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर लास्ट में चला जाएगा बी। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बैक बॉन्डिंग आ जा रहा है, बी भी आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 9 है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बैक बॉन्डिंग, तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। अगेन ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आ जा रहा है डांसिंग रेजोनेंस एक, बेंजाइल कार्बोकेटाइन एक, और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक। तो सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस आएगा, तो सी प्लस का स्टेबिलिटी में ए पहले, फिर हम लोग पढ़े थे कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, क्यों, क्योंकि मोर नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी था। तो फिर सी आ जाएगा, लास्ट में चला जाएगा बी, ये हो जाएगा सी प्लस का ऑर्डर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 3, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आ जाएगा अपना sp टू sp3 वाला, यहाँ पे आ जाएगा sp, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ sp3, यहाँ पे sp2 सिंगल बॉन्ड है, तो कहाँ क्या लगेगा, sp3, यहाँ पे क्या sp2, और यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड पे sp, तो सी प्लस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे सबसे ज़्यादा sp3, फिर sp2, फिर sp, तो a, फिर b, फिर c, ये हो जाएगा ऑर्डर। अगेन क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस बताना है, इसमें sp2, यहाँ पे sp2 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 sp2, यहाँ पे सारे में sp2, कंप्लीट sp2, तो कौन ज़्यादा होगा, अगर sp2 बढ़ेगा तो en बढ़ेगा, और en बढ़ेगा तो c प्लस घटेगा, मतलब sp2 बढ़ेगा ना, सिंपली बात, तो c प्लस घटेगा, ठीक है। तो c प्लस का ऑर्डर हो जाएगा a, b और c, ठीक है। ये ध्यान रखना है ब्रीजेट का कॉन्सेप्ट, तो
यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिजेट का कॉन्सेप्ट रहेगा, होगा क्या, ये लोन पेयर नॉन कॉन्जुगेटेड रहेगा, ठीक है। ये लोन पेयर नॉन कॉन्जुगेटेड रहेगा और ये लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं आएगा क्योंकि ये अनस्टेबल पोजीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी प्लस का सबसे अब बी हो जाएगा किससे, ए से, ठीक है। ये इसको याद रखना। अब नीट का क्वेश्चन है, बोला मोस्ट स्टेबल सी प्लस बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस छूट गया, यहाँ पे अल्फा कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे अल्फा एच अच्छा, इसको अल्फा एच यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, अच्छा वो प्लस यहाँ पे, सॉरी प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा एच कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे अल्फा एच कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे अल्फा एच कितना हो जाएगा, 2। तो सी प्लस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर लास्ट में डी। ये नीट का क्वेश्चन। अब अगला है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, बोला है मोस्ट स्टेबल सी प्लस बताना, तो बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन NO2 है इस पे, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल सी प्लस बताना है, तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, NO2, यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, NO2, फिर अगेन जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड NO2, ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, NO2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, जो मैच करेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे है क्या, पॉजिटिव चार्ज भी देना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव दिए थे, फिर इसको ये दे रहा है, तो ज़्यादा स्टेबल पूछा है ना, तो फिर सी हो जाएगा, सी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सी पे यहाँ पे है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो सी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, सी। अगला है जेईई मेंस 2025 15 का क्वेश्चन है। अगला है 2015 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयनाइज गिव मोर स्टेबल, मतलब जो आयनाइज होगा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे हटेगा C प्लस में हटेगा, सॉरी जैसे यहाँ पे C है और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ प्लस छोड़ेगा, ये माइनस में जाएगा और यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब हम लोग देखें, यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन आ जा रहा है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन आ जा रहा है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आ जा रहा है, ठीक है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्सरी ब्यूटाइल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, इनके पास कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा, और यहाँ पे अल्फा एच क्या आ जाएगा, अच्छा जाएगा। तो ये तो होगा नहीं ऐसे ही, ये देखिए ये हो जाना चाहिए था अगर ये नहीं रहता तो, लेकिन यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इसका अल्फा एच भी कितना है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच आई फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। यहाँ अल्फाज क्या हो जाएगा 3, यहाँ अल्फाज क्या हो जाएगा 6, यहाँ अल्फाज क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे इज़ाइल कार्बोकेट है ना, बट यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेट है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे और रीअरेंजमेंट देखेंगे कि 1-2 शिफ्टिंग कैसे करेंगे, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।